Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote given by Dr. B.R. Ambedkar. Education is incomplete without the strength of women. ये जो कोट है इसका क्या मीनिंग है इसको हम लोग समझेंगे एंड दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर एसे राइटिंग. हो सकता है सीधा सीधा ये कोट ही आ जाए एसे में. आपको पता है वीमेन रिलेटेड टॉपिक्स बहुत आते हैं एसे में और कोट्स भी आ जाते हैं. एंड उसके अलावा दिस डिस्कशन कुड बी बेनिफिशियल फॉर जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर एज वेल. तो पूरा कोट देखते हैं. यहाँ पे जो लिखा है इट इज़ इनकम्प्लीट quote only. The complete quote given by Dr. B.R. Ambedkar is unity is meaningless without accompaniment of women. Education is fruitless without educated women and agitation is incomplete without the strength of women. Dr. B.R. Ambedkar. तो इस कोट का एसेंस क्या है? What he exactly wanted to convey. तो दो तीन बातें हैं. सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एम्फेसाइज्ड ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजिटेशंस इन सोसाइटी. टाइम टू टाइम अगर समाज में बदलाव लाना है, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, तो एजिटेशंस लानी होती है. लोगों को जागरूक होना होता है, आवाज़ उठाना होता है अगेंस्ट द करंट सिस्टम. जो भी समाज में कमियां हैं उनको बदलने के लिए समाज में टाइम टू टाइम एजिटेशंस लाने की ज़रूरत होती है. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सॉ एजिटेशंस एज इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. बट येस, द एजिटेशंस मस्ट बी ब्रॉट विथ राइट इंटेंशंस, नॉट विथ एनी वेस्टेड इंटरेस्ट और सेल्फिश इंटरेस्ट. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक दूसरा स्लोगन भी दिया है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. तभी जाकर के डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है. तो कभी भी मान लीजिए आप गवर्नेंस पेपर में इस इम्पॉर्टेंस ऑफ मास मूवमेंट, एजिटेशन या प्रोटेस्ट लिख रहे हों कि इनके क्या फ़ायदे हैं या क्या पॉजिटिव्स हैं, तो वहाँ पे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट कर सकते हैं कि ही ऑल्सो बिलीव्ड कि एजुकेटेड तरीके से एजिटेशन करना, अपने लोगों को ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना एंड पुटिंग देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था ये स्लोगन, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. तो पहली बात तो इस कोट से ये निकल कर के आ रही है कि एजिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी. लेकिन ये जो एजिटेशंस हैं, इट शुड हैव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन ऑल्सो. दूसरी बात इस पूरे कोट में ये भी है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एजिटेशन गिव अ कंप्लीट मीनिंग एंड स्ट्रेंथ टू सच एजिटेशन. उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है चिपको मूवमेंट दैट वाज ब्रॉट इन 1973 इन चामोली डिस्ट्रिक्ट. उस टाइम में तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, अब ये उत्तराखंड में है, चामोली डिस्ट्रिक्ट. चिपको मूवमेंट में हुआ क्या कि जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं, फॉर सम पर्पस दे डिसाइडेड टू कट सम ट्रीज़. लेकिन वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं चामोली डिस्ट्रिक्ट के, उसमें भी खासकर वीमेन टुक लीड और उन्होंने कई सारे इस तरह के पेड़ों को ऐसे दे हग द ट्रीज़ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ सच ट्रीज. इसी को फिर नाम दिया गया चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल मूवमेंट जिसकी मदद से कई सारे पेड़ों को कटने से बचाया जा सका. सो द चिपको मूवमेंट में लीड में थी वीमेन और इसी कारण से द मूवमेंट गॉट सो मच स्ट्रेंथ एंड गॉट ए कंप्लीट मीनिंग. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के इस कोट से दो बातें निकल करके आ रही हैं कि एजिटेशन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है सोसाइटी का, अगर हमें सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं तो, और एजिटेशन कंप्लीट मीनिंग तभी अटेन करता है व्हेन इट हैज़ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन ऑल्सो. अब इस कोट को एनालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एक एक पार्ट में. तो पहला पार्ट इस कोट का है, यूनिटी इज़ मीनिंगलेस विदाउट एकम्पेनिमेंट ऑफ वीमेन. तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने यूनिटी पे काफ़ी इम्फेसाइज़ किया. उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कास्ट सिस्टम को, बिकॉज कास्ट सिस्टम ब्रिंग्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इट ब्रिंग्स अ डिसयूनिटी इन सोसाइटी. तो कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है. ही बिलीव्ड कि कास्ट सिस्टम इज़ हिंड्रेंस टुवर्ड्स अचीविंग यूनिटी
एंड यूनिटी इज़ एन एस्पिरेशनल आइडिया फॉर सोसाइटी, मतलब यूनिटी एक ऐसा आइडिया है जिसको हर सोसाइटी एस्पायर करती है, उनके लिए एक आइडियल कंडीशन होनी चाहिए यूनिटी। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि यूनिटी का मतलब है इक्वल इम्पॉर्टेंस और इक्वल वेटेज टू पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन ऑल्सो। हमारे प्रियम्बल में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यूनिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब अगर आप इनका मायने देखें, फ्रैटर्निटी का हिंदी मतलब देखें तो भाईचारा होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि फ्रैटर्निटी इज़ ऑल अबाउट हारमोनियस रिलेशन अमंगस्ट मेन मेंबर ऑफ सोसाइटी और मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी। नो, यूनिटी एंड फ्रैटर्निटी जो शब्द प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के हिसाब से, दे आर जस्ट अनदर टर्म फॉर डेमोक्रेसी। मतलब अगर हमें सही तौर पे समाज में यूनिटी अटेन करना है या फ्रैटर्निटी अटेन करना है जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, तो हमें वीमेन को भी इक्वल स्टेटस देना होगा इन डिफरेंट फोरम्स ऑफ सोसाइटी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही सेज यूनिटी इज़ मीनिंगलेस विदाउट एकम्पनीमेंट ऑफ वीमेन। समाज में खूब हारमोनी हो लेकिन वीमेन जो हो वो घरों के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड हों और उनका पब्लिक फोरम में कोई पार्टिसिपेशन ना हो, तो वैसे सोसाइटी को यूनिटी वाली सोसाइटी नहीं कही जा सकती। उसके अलावा जो दूसरा कोट है, एजुकेशन इज़ फ्रूटलेस विदाउट एजुकेटेड वुमन, इसको लेकर के महात्मा गांधी का भी एक कोट आप पढ़ सकते हैं इस सेंटेंस को समझने के लिए। ये काफ़ी पुराना अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इसको महात्मा गांधी ने भी रिफ्रेज किया है, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट एंटायर फैमिली। तो इस जो सेकेंड लाइन है इस कोट का, एजुकेशन इज़ फ्रूटलेस विदाउट एजुकेटेड वुमेन, उससे मतलब ये कि अगर आपको एजुकेशन समाज में ऑर्गेनिक तरीके से प्रिवेल कराना है तो आपको विमेन एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो, क्योंकि जब विमेन एजुकेटेड होंगी तो ही जाकर के जो यंग बच्चे हैं उनको ठीक तरीके से वो एजुकेट करेंगी राइट सिंस देयर अर्ली फेज इन लाइफ, और तब जाकर के एजुकेशन हो ऑर्गेनिक मीनिंग ले पाएगा समाज के अंदर। सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोट, दैट इज़ एजुकेशन इज़ फ्रूटलेस विदाउट एजुकेटेड वुमेन। तीसरा पार्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं, एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। किसी भी एजुकेशन में विमेन का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। हमने चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल देखा, अगर आप करंट एग्जाम्पल देखें, इंटरनेशनल एग्जाम्पल ईरान के अंदर, यू सी ईरान के अंदर वहाँ की जो विमेन हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान, एंड दैट हैज़ फोर्स द इरानियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द विमेन। तो हर बार वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है किसी भी मूवमेंट में, दैट हैज़ गिवन अ मोर स्ट्रेंथ और मोर सेंस टू एनी एजिटेशन इन द सोसाइटी। And in that context, you can also see कि the greatest contribution of Dr. B.R. Ambedkar apart from the Constitution was हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल भी जिस उसके मदद से पॉलीगैमी को ख़त्म किया गया, विमेन को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिए गए इन हिंदू कम्युनिटी। सो हिंदू कोड बिल ऑल्सो इंश्योर्ड इक्वालिटी एंड डिग्निटी टू वुमेन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, ही वॉज अ फेमिनिस्ट ऑल्सो। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनका एक ये भी कोट देख सकते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। The next article is about Wagner Group of Mercenaries, and this topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. कौन है ये वैगनर ग्रुप? देखिए, ये एक प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप है, इसको कहा जा रहा है सैडोवी प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप। मतलब कैसा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, रसिया के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं फाइटर्स को, इस तरीके के ट्रेंड फाइटर्स या मिलिटेंट्स को, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर अलग अलग देश की सरकारें या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं अलग अलग वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, वैगनर ग्रुप। इसीलिए इसको कहा जा रहा है सैडोवी प्राइवेट मिलिशिया। सैडोवी मतलब इसको लेकर के कोई एग्जैक्ट डेटा है नहीं, मतलब कौन हायर कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको लेकर के क्लैरिटी है नहीं, डेटा है नहीं, बट हाँ अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके आ रहे हैं अबाउट दिस वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सिनरीज। क्यों हाल फिलहाल में वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सिनरीज न्यूज़ में आए हैं? बिकॉज इट इज़ बीइंग बिलीव्ड that these Wagner group of mercenaries are fighting for Russia against Ukraine in the ongoing battle between the two sides.
तो माना जा रहा है कि वैगनर ग्रुप इज़ ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अग्रेशन, और ये वैगनर ग्रुप ही है जिसने कई सारे हीनस एट्रोसिटीज़ किए हैं यूक्रेन के अंदर, मास मर्डर, रेप, टॉर्चर ऑफ सिविलियंस एंड ऑल। बूचा टॉर्चर आपको याद होगा, बूचा के अंदर जो एक सिटी है यूक्रेन में, वहाँ पे मैंने कराया भी था न्यूज़पेपर एनालिसिस में लास्ट ईयर मार्च में, कई सारे सिविलियंस को मार दिया था, मास मर्डर, रेप्स के भी इशूज़ निकल करके आ रहे थे। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में ये वैगनर ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। द वैगनर ग्रुप वॉज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग रसियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसेंशियली ए नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स दैट सप्लाई सोल्जर्स टू हायर। तो इसमें ज़्यादातर रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं। एंड द ग्रुप इज़ नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर एंड इट्स सोर्स ऑफ फंडिंग ऑल्सो रिमेन्स अननोन। माना जाता है कि दुनिया की कई सारी सरकारें, खासकर रशियन गवर्नमेंट या फिर अफ्रीका के अंदर कई सारी सरकारें या वेस्ट एशिया में कई सारी सरकारें, ये वैगनर ग्रुप को हायर करती हैं अपना काम कराने के लिए। क्यों न्यूज़ में है वैगनर ग्रुप? अमेरिका ने फैसला लिया है कि वैगनर ग्रुप के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन उसको लेकर के भी डिस्प्यूट हो गया है अमेरिका में। जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव विंग है, यानी कि प्रेसिडेंट और उनकी जो एग्जीक्यूटिव विंग है, जिसको हम लोग कह रहे हैं जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फैसला लिया है कि वैगनर ग्रुप को डिक्लेयर करेंगे एज ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव विंग का ये फैसला है कि वैगनर ग्रुप को ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, उसको अपोज कर रहे हैं वहाँ की कांग्रेस। तो यूएस के अंदर उनके लॉ मेकिंग बॉडी को, लेजिस्लेचर्स को कहा जाता है यूएस कांग्रेस। कांग्रेस का डिमांड है कि वैगनर ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराया जाए, ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉट जस्ट ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको ग्लोबल या फॉरेन टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया जाए। इसके लिए यूएस कांग्रेस एक अलग से कानून भी पास करना चाहती है, होल्डिंग अकाउंटेबल रशियन मशीनरीज एक्ट, हार्म एक्ट, एंड दे वांट टू डिक्लेयर वैगनर ग्रुप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो बिडेन का जो एग्जीक्यूटिव, जो बिडेन हेडेड द्वारा जो एग्जीक्यूटिव विंग है, वो उसका मानना है कि अगर हमने वैगनर ग्रुप को टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया तो कई सारे अफ्रीकन गवर्नमेंट या वेस्ट एशियन गवर्नमेंट जो वैगनर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, वो फिर हमारे साथ डिफरेंसेस क्रिएट कर लेंगे। यूएस अभी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को धीरे धीरे हेल्प कर रहा है पीसफुल ट्रांजिशन में, उनको हेल्प कर रहा है ताकि वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट कम हो। लेकिन ये सरकारें वैगनर ग्रुप के साथ इनका कनेक्शन है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू सप्रेस प्रोटेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी। और अगर कहीं हमने वैगनर ग्रुप को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में हमारा इन सरकारों के साथ फर्दर कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जो हमारा पीस प्रोसेस है जिसकी मदद से इन सारे अफ्रीकन या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में हम धीरे धीरे रिकन्सिलिएशन को डेवलप कर रहे हैं, सिविल वॉर को एंड कर रहे हैं, वो प्रोसेस डिफीट हो जाएगा। दैट इज़ वाई एग्जीक्यूटिव विंग हेडेड बाय जो बिडेन, या फिर आप कह सकते हैं जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वांट्स टू डिक्लेयर वैगनर ग्रुप आज ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि जो कांग्रेस है लेजिस्लेटिव विंग, दे वांट वैगनर ग्रुप टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टेरर ग्रुप। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज एक्सपेंडिचर इन आर्म्स इम्पोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, शॉर्ट में आप कहें तो SIPRI, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1966 में बनाया गया था। ये दुनिया भर में इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है अलग अलग देशों के ऊपर कि वो आर्म्स या डिफेंस के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, इंपोर्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन किन देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, इन सब से रिलेटेड डेटा ये सिप्री रिलीज़ करता है। तो इस इंस्टीट्यूट का हाल फिलहाल में एक डेटा आया है जिसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि इंडिया स्टिल इज़ द बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 2018 से 2022 तक का 5 साल का डेटा लेकर के उन्होंने बताया है कि इन 5 साल में इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 2013 से 17 में भी इंडिया हाईएस्ट था। 2013 से 17 की तुलना में 18 से 22 में हमारा इंपोर्ट लगभग 11% कम हुआ है, येट वी आर एट द टॉप एज फार एज आर्म इम्पोर्ट इज़ कंसर्न। और अगर सप्लायर्स की बात की जाए तो रसिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर। 2018 से 22 के बीच में आर्म्स एक्सपोर्ट में रसिया इज़ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ आवर कंट्री। वो बात अलग है कि रसिया का जो ओवरऑल शेयर है आर्म्स एक्सपोर्ट में वो 64% से घट करके 45% हो गया। इट वाज अबाउट 64% फ्रॉम 2013 to 14। इट हैज़ कम डाउन टू 45% इन 2018 to
22, येट रसिया इज़ द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर। दूसरे नंबर पे है फ्रांस विथ 29% ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट टू इंडिया। तीसरे नंबर पे है यूएस, चौथे पे है इजराइल एंड ऑल। अगर ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जाए, ये तो इंपोर्ट की बात है कि डिफेंस इंपोर्ट कौन कितना कर रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो यूएस सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय चाइना। 5 सबसे बड़े जो डिफेंस इक्विपमेंट्स पे जो स्पेंड करने वाले देश हैं उसमें सबसे ऊपर है यूएस, चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। तो इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्च यूएस कर रहा है। उनके खुद के देश में कई सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं तो उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। येट डिफेंस पे एक्सपेंडिचर में यूएस इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय चाइना थर्ड, इंडिया फोर्थ, यूके एंड देन रसिया एट द फिफ्थ। इंडिया के अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो दैट वाज समवेयर क्लोज टू $76.6 बिलियन। इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन लाइफ एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। मिशन लाइफ स्टैंड करता है फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म है यहाँ पे लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये जो मिशन लाइफ है इसका मेन गोल है लोगों के बीच में इस तरीके के उनके बिहेवियर को बदला जाए ताकि वो बिहेवियर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आसपास में सब्जियां लाने जा रहे हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करें या वॉक करके जाएं। सो मिशन लाइफ का गोल है टू फोकस ऑन चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेकिंग देम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लिवरेजिंग ऑन लोकल कल्चर। तो जो लोकल कल्चर है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कल्चर है, कई सारे जगहों पे आप देखते हैं घरे में पानी रखना ताकि पानी ठंडा रहे। तो फ्रिज को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, घरे में पानी रखने के लिए तो कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं। और वो फ्रिज चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं ठंडा पानी करने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं कोल बर्न होता है। वो कोल बर्न होने से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से हम फ्रिज चलाते हैं और ठंडा पानी रखते हैं। अगर उसके जगह पे घरे का इस्तेमाल किया जाए तो दैट वुड ऑल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल प्रिवेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एट द सेम टाइम हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा, पानी ठंडा भी हो जाएगा। तो मिशन लाइफ फोकसेज ऑन सच अप्रोचेस, सच एडजस्टमेंट्स इन आवर लाइफ। मिशन लाइफ का एम है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको मास मूवमेंट बनाया जाए। नीति आयोग ने मिशन लाइफ का जो आइडिया है उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है हमारे देश के अंदर। और मिशन लाइफ को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये 5 साल का प्रोग्राम होगा। मिशन लाइफ को नीति आयोग ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया। इसको पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया था एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन ग्लासगो इन 2021। मिशन लाइफ का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, भारत सरकार की तरफ से आया है। मिशन लाइफ इज बेस्ड ऑन मंत्रा दैट एवरी स्मॉल एक्शन काउंट्स। फॉर इंस्टेंस, इंस्टीड ऑफ कीपिंग AC टेम्परेचर एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड देन टेकिंग ए ब्लैंकेट, कीप द AC टेम्परेचर एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मिशन लाइफ का आइडिया नीति आयोग ने दिया। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको ग्लासगो में अनाउंस किया था, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है लास्ट ईयर 20 अक्टूबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया फ्रॉम केवड़िया, गुजरात। जब उन्होंने लॉन्च किया ही लॉन्च्ड इट इन प्रेजेंस ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो ये दोनों ही मौजूद थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया, गुजरात से, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू सरदार पटेल का बना हुआ है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ को हमारे देश के लिए लॉन्च किया 20 अक्टूबर 2022। करंट न्यूज़ ये है कि अब हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस किया है कि मिशन लाइफ को आसाम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम 21 मार्च 2023। तो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा विल लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इनिशिएटेड मिशन लाइफ इन स्टेट ऑन 21 मार्च 2023। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हुती समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विद येमेन एंड विच आर द फॉलोइंग has been a single-handedly developed by Jadoo Payeng, which forest? Correct answer is Molai forest. That's all from our side for today. Thanks for watching.